बच्चों तो सुबह कुछ योगा वगैरह करिए, बढ़िया प्राणायाम करिए और पौष्टिक नाश्ता लीजिए, कुछ योगासन करिए। घर में कोई इंडोर गेम्स हैं या टीएमटी मशीन वगैरह है, उस पर दौड़िए, रिलैक्स करिए, नहाइए धोइए, नाश्ता करिए और पूरे ध्यान से इन क्लासेस को अटेंड करिए। ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आपको ये सवाल दिया था, पूछा था कि इसमें कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है और कौन दोनों नहीं। तो H प्लस लुईस एसिड है। जो लुईस एसिड है तुम्हारे इसमें जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एज सच न तो लुईस एसिड है न तो लुईस बेस है। 6 and 7 they are neither लुईस एसिड nor लुईस बेस। ये 5 लुईस एसिड इसलिए हैं बिकॉज दे आर कैटायंस। ये कैटायंस हैं इसलिए लुईस एसिड है। ये 8, 9, 10, 11, 12 ये सब लुईस एसिड हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसे यहाँ देखो, बोरान की वैलेंस शेल में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 हैं। यहाँ कार्बन है, कार्बन की वैलेंस शेल में 6 ही है। ये लोन पेयर है लेकिन चूँकि कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा है इसलिए लुईस एसिड है। वही बात यहाँ भी है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बोरान की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं and they will act as Lewis acid. 13 is neither Lewis acid nor Lewis base. 14, 15 और 16, 14, 15 और 16 ये लुईस एसिड हैं क्योंकि सेंट्रल एटम अपनी वैलेंस शेल को एक्सटेंड कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जैसे यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसलिए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी वैलेंस शेल को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए लुईस एसिड है। कैटायंस और जहाँ जहाँ भी हैं, जैसे नाइनटीन है, ये कार्बोकैटायन है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव है। कार्बोकैटायन है, कार्बन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लुईस एसिड है। R प्लस एल्किल कार्बोकैटायन। ये NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम आयन,
पॉजिटिव कैटायन है, लुईस एसिड है। 29 है क्लोरोनियम आयन, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लुईस एसिड है। 30 एसाइलियम आयन है, एसाइलियम आयन ACYLIUM, एसाइलियम आयन है, ये लुईस एसिड है। अच्छा, बाकी जो हैं वो लुईस बेसेस हैं। जैसे आपका है लुईस बेसेस में (23) अमोनिया और अमीन्स, ये सब लुईस बेस है। ये सब लुईस बेस है। ये तुम्हारा है, इसमें एनायंस लुईस बेस होते हैं 17, 18, 20, 21, 22, ये सब लुईस बेस। ये बेटा हाइड्रोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन है, ये आर्थोबोरिक एसिड है, ये H3PO3 क्या है, आर्थोबोरिक एसिड। ये 10 जो है वो डाइक्लोरोकार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन ये लुईस एसिड है क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा है। हाइड्राइड आयन है, एल्किल कार्बन आयन है, एल्किल कार्बोकेटायन है, हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, एमाइड आयन, ये नाइट्रोनियम आयन है, क्लोरोनियम आयन है और एसाइलियम आयन। ये हमने आपको बताया, ये आप करके लाए होंगे पिछले क्लास में। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को एलेबरेट कर देते हैं। जैसे H+ है, H+ लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। और ये अब ये न तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, और न तो लोन पेयर दे सकता है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए हमने इसको कहा इट इज नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस। इसी तरह है, देखो ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। लुईस एसिड लुईस बेस रीड करके ये अमोनियम आयन को एज ए साल्ट बनाते हैं।
अमोनियम आयन न तो लोन पेयर ले सकता है और लोन पेयर दे नहीं सकता क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं है। लोन पेयर ले इसलिए नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। किसका ऑक्टेट पूरा है? नाइट्रोजन। सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में जो बैलेंस सेल होती है वो सेकेंड होती है, बैलेंस सेल सेकेंड होती है। उसमें एस और पी सबसेल होते हैं। एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट अपनी बैलेंस सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरान, कार्बन, जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, अगर उनकी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाता है। तो अमोनियम आयन इज नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस। H प्लस लुईस एसिड है। जितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, जितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो सब लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। जितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो सब लुईस एसिड बेस रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये देखो Ag प्लस है, इधर वाले लुईस एसिड है। और ये सब कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अच्छा, जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन पर मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ OH माइनस आयन एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल। देखो, जो एसिड होता है, जो H प्लस देता है वो एसिड है, जो OH आयन लेता है वो एसिड है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। तो पर मॉलिक्यूल कोई जितने H प्लस देता है या जितने OH माइनस लेता है या जितने लोन पेयर लेता है वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। बेसिसिटी
एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। बेस की एसिडिटी, बेसिसिटी ऑफ द एसिडिटी ऑफ द बेस। एसिडिटी ऑफ द बेस होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड पर मॉलिक्यूल। बेस होता है जो OH आयन देता है या जो H प्लस लेता है या जो लोन पेयर देता है। यहाँ देखो इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी एसिडिटी 1 है। ये एक लोन पेयर पर मॉलिक्यूल दे रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी 1 है। इसकी बेसिसिटी 6 है, इसकी एसिडिटी 1 है। अब अगर इस रिएक्शन के लिए Ag प्लस का इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस होगा आयनिक वेट बाई 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2 प्लस आयनिक वेट बाई 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3 प्लस आयनिक वेट बाई 6। इनका अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, क्योंकि ये सभी पर मॉलिक्यूल एक लोन पेयर दे रहे हैं। ये लुईस एसिड के रोल में है। वो बोरान की बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जो बोरान के ट्राई हैलाइड्स हैं, देखो अब यहाँ इस मॉलिक्यूल में ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं BH3 में। दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। बोरान का ऑक्टेट नहीं पूरा है एंड इट विल एक्ट एज लुईस एसिड। इसी तरह देखो ऑर्थोबोरिक एसिड है, यहाँ भी बोरान का ऑक्टेट नहीं पूरा है।
BO3. It is also electron deficient molecule, and so it is Lewis acid. जब इसे पानी में डालते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड को, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव भी करता है। जब इसे पानी में डालते हैं this is ionization of orthoboric acid in water. Orthoboric acid in water. It is acting as weak Lewis acid. It is acting as weak Lewis acid. It is accepting so it is monobasic acid. As its basicity is वन। इसकी बेसिसिटी 1 क्यों है? क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल एक H प्लस ले रहा है, जैसा आपको दिख रहा है H2O एक H प्लस इसको दे रहा है। ये पर मॉलिक्यूल इट इज एक्टिंग एज वीक लुईस एसिड बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल, 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल। ये H2O से OH माइनस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, और जो ये H प्लस निकल रहा है, ये H प्लस, इट बिलोंग्स टू वाटर मॉलिक्यूल। तो फिर से सुन लो बच्चों, इसमें पानी में जब H3PO3 को डालते हो तो ये पानी के मॉलिक्यूल से OH आयन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लुईस एसिड है ना, ये एक OH आयन एक्सेप्ट करता है पर मॉलिक्यूल। चूंकि पर मॉलिक्यूल एक OH आयन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है, और ये मोनोबेसिक एसिड है। ये H प्लस इसका है नहीं, इसलिए ये मोनोबेसिक तो है लेकिन मोनोप्रोटिक नहीं है।
जैसे HCl है, HCl पानी में डालोगे तो एक H प्लस देगा, तो ये मोनो बेसिक है क्योंकि एक H प्लस दे रहा है, और मोनो प्रोटिक है क्योंकि एक H प्लस यानी एक प्रोटॉन दे रहा है। इसी तरह H2SO4 है, H2SO4 पर मॉलिक्यूल 2 H प्लस आयन देता है, इसलिए वो डाई प्रोटिक एसिड है। और बेसिसिटी 2 हुई क्योंकि 2 H प्लस आयन पर मॉलिक्यूल दे रहा है, इसलिए डाई बेसिक एसिड है। इसी तरह H3PO4 है, वो 3 H प्लस आयन देता है, तो ट्राई प्रोटिक एसिड है। और चूँकि बेसिसिटी 3 है इसलिए ट्राई बेसिक एसिड है। लेकिन यहाँ चूँकि ये एक ही OH आयन लेता है इसलिए ये इसकी बेसिसिटी 1 है, मोनो बेसिक एसिड है, लेकिन मोनो प्रोटिक एसिड नहीं है। H प्लस किसका है? वाटर मॉलिक्यूल का। ये वीक लुईस एसिड है। लेकिन अगर इसमें कोई सिस डायल डालें, डायल माने बच्चों जिसमें OH ग्रुप 2 हो, 2 एल्कोहलिक ग्रुप हो, तो वो डायल है। एक है तो आल है और 2 है तो डायल है। और मान लो दोनों OH ग्रुप सेम साइड में है, इसे हम कहते हैं सिस डायल। तो अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में सिस डायल डालते हैं यहाँ पानी का 4 मॉलिक्यूल निकलता है और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स एनायन बनता है। ये स्टेबल एनायन बनता है और चूँकि ये कंज्यूम हो रहा है इसलिए इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। ली-चाइल्डलियर्स प्रिंसिपल होता है, अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूम कराते हैं तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट कर जाती है। तो यहाँ जब ये फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी ज़्यादा H प्लस आयन निकलेगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ऑर्थोबेरिक एसिड वीक लुईस एसिड है, लेकिन सिस डायल की प्रेजेंस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सिस डायल की प्रेजेंस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऑर्थोबोरिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड में 3 OH ग्रुप हैं। इट इज हैविंग large extent of that's why it is having high melting and boiling point. It is present in form of
सॉलिड पाउडर, यहाँ बोरान का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो इसकी सीट्स बनती हैं वो 2 डायमेंशनल सीट्स होंगी, क्योंकि बोरान का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे हमने दिया था ये CCl2, octet of carbon is not complete, so it is Lewis acid. इसी तरह SnCl2 में भी था, आप जनरलाइज कर सकते हैं CH2, जैसे SnCl4 है, अब यहाँ Sn अपनी बैलेंस n को एक्सटेंड कर सकता है, इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल साइंस की बैलेंस है। 2Cl माइनस, अब ये इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी, इसकी जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे S3PO2, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस।
या जो एच इसमें पी से जुड़ा है वो एसिडिक नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए इसमें वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ना चाहिए। यह इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ एच और पी की इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग बराबर है, इसलिए जो एच और पी का बॉन्ड है ऑलमोस्ट ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ यही केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें एसिडिक हाइड्रोजन एक है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन 2 है, इसकी बेसिसिटी 1 हो सकती है 1। ये दोनों रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहलाएंगे बिकॉज दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ये दोनों रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहलाएंगे बिकॉज दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। एच को हम OH में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसी तरह फास्फोरस एसिड है, वन भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, अगर पर मॉलिक्यूल 1 देगा तो बेसिसिटी 1 होगी और दोनों देगा तो बेसिसिटी 2 होगी। और एक रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है जो सीधे पी से जुड़ा है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, ये फास्फोरस एसिड है। इसकी बेसिसिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है।
जैसे हम कुछ रिएक्शन आपको देते हैं, उसमें आप पहचानेंगे कौन एसिड है कौन बेस है, और एसिड की बेसिसिटी क्या है और बेस की एसिडिटी क्या है, जिससे हम उनके इक्विवेलेंट वेट निकाल सकें। रिएक्शंस में आपको बताना है कि एसिड की बेसिसिटी क्या है और बेस की एसिडिटी क्या है। वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए। अगर आपने इसको किया होगा, जो H3PO2 कन्वर्ट हो रहा है H2PO2 माइनस में, ये देखो, इस 2 को देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये किस में जा रहा है, H3PO2 H2PO2 माइनस में जा रहा है। ये पर मॉलिक्यूल एक H प्लस दे रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है और इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 है। ये पर COH ट्वाइस Ca2 प्लस में जा रहा है, दोनों H आयन दे रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी 2 है और इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 है। यहाँ देखो बच्चों, H3PO3 H2PO3 माइनस में जा रहा है। यहाँ देखो 2H प्लस पर मॉलिक्यूल दे रहा है।
इसी तरह यहाँ बेसिसिटी 1 है, एसिडिटी 1 है, बेसिसिटी 2 है, एसिडिटी 1 है, बेसिसिटी 3 है, एसिडिटी 1 है। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, और बेस का इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। तो रिएक्शन में ये नहीं कि इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है तो तीनों देगा, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि पर मॉलिक्यूल कितना दे रहा है, और रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि पर मॉलिक्यूल वो कितने दे रहा है। इसी तरह जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, हम ढेर सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं जिससे आपको धीरे धीरे साइंस समझ में आए। इसको मन लगाइए, सोचिए, समझिए, सीखिए, आनंद लीजिए। और बिना मन के करेंगे तो कुछ होगा नहीं। इसी तरह देखो बच्चों, जैसे ALOH थ्राइस, NaOH, इस रिएक्शन में NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये ALOH थ्राइस को एक OH माइनस दे रहा है। देखो ALOH थ्राइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू AlOH4 माइनस, यानी पर मॉलिक्यूल एक OH माइनस ले रहा है। इसलिए यहाँ ये रिएक्टिंग एज एसिड, इट्स बेसिसिटी इज 1 एंड इक्विवेलेंट वेट is equal to molecular weight by 1। यहाँ ये 3 OH माइनस दे रहा है HCl से रिएक्ट करके, रिएक्टिंग एज बेस, इसकी एसिडिटी है 3। यहाँ ये बेस था, इसकी एसिडिटी 1 थी, ये एसिड है और इसकी बेसिसिटी 1। तो आपको रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि कौन किस रोल में है और उसका कंट्रीब्यूशन देखकर इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। ये मैंने आपको बताया एसिड, और कुछ हमने एसिड और बेस का एग्जांपल लिया। Equivalent weight of salt, साल्ट के इक्विवेलेंट वेट के लिए हमको ये चेक करना होगा कहीं वो एसिड के रोल में तो नहीं है, कहीं बेस के रोल में तो नहीं है, कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रोल में तो नहीं है, कहीं रिड्यूसिंग एजेंट के रोल में तो नहीं है। अगर ये 4 नहीं है तब हम उसका इक्विवेलेंट वेट उसकी पॉजिटिव वैलेंस से निकालेंगे। तो देखो, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3, what will be equivalent weight of NO2CO3 for the given reactions?
यहाँ पहले रिएक्शन में देखो, ये कार्बोनेट आयन इनका जो है Na2CO3 इस मॉलिक्यूल में पर मॉलिक्यूल एक H+ एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इट इज एक्टिंग एज बेस हियर एंड इट्स एसिडिटी इज 1, क्योंकि पर मॉलिक्यूल एक H+ ले रहा है और ये एसिड है, एंड इट्स बेसिसिटी इज 1, क्योंकि पर मॉलिक्यूल एक H+ दे रहा है। इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 और इसका इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। दूसरे रिएक्शन देखिए, ये H2CO3 बना रहा है, ये अनस्टेबल है, टूटता है, H2 और CO2 बनता है। तो ये पर मॉलिक्यूल 2 H+ ले रहा है, देखो ये बेस के रूल में है एंड इट्स एसिडिटी इज 2, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ये एसिड के रोल में है, इसकी बेसिसिटी 1। अगले में देखो, ये न तो एसिड है, न तो बेस है, न तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, न रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि किसी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रही है, कोई इलेक्ट्रॉन न तो दे रहा है न ले रहा है, केवल आयनों की रीग्रुपिंग हो रही है। यहाँ हम टोटल पॉजिटिव बैलेंस से इक्विवेलेंट वेट बताएंगे। यहाँ टोटल पॉजिटिव बैलेंस AgNO3 में टोटल पॉजिटिव बैलेंस 1 है, इसलिए यहाँ x की वैल्यू 1 है। यहाँ टोटल पॉजिटिव बैलेंस 2 है, इसलिए x की वैल्यू 2 है। इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 और इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 है। इसी तरह बच्चों, जैसे कहा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 thrice एज ए सॉल्ट। यहाँ हमने आपको बता ही दिया कि ये साल्ट के रोल में है, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये साल्ट के रोल में है। तो आप टोटल पॉजिटिव बैलेंस इसका देखिए, यहाँ टोटल पॉजिटिव बैलेंस 6 है, इसलिए x की वैल्यू 6 है एंड इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। तो एसिड बेस साल्ट के इक्विवेलेंट वेट हमने बताया, और आपको जहाँ तक 11th का सिलेबस है उसमें एसिड बेस और साल्ट का ही करना है। तो अब इनकी वजह से अब हम इनके इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे और जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनमें हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म के लिए आपको जैसे मोलैरिटी है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मेलिटी है, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में।